हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम जून 2022 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मई 2022 की क्रोनोलॉजी को पढ़ा था। उसमें 2 से 3 वीडियोस आपके पेंडिंग हैं। उनकी आप टेंशन ना लें, उनको हम जल्दी ही जो है कवर कर देंगे और साइड टू साइड इसी मैगजीन के साथ हम उसको कवर करेंगे। क्योंकि जून की मैगजीन आ चुकी है तो सबसे पहले इसी को कंप्लीट कर लिया जाए। इसको हम जो है जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। आई प्रॉमिस कि इसको जो है फास्ट मोड पे कवर किया जाएगा। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप आरएस प्रीलिम्स 2022 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएससी की किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है, तो वहाँ ये मैगजीन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है वहाँ पर आते हैं। और दूसरी सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि इस मैगजीन को रिवाइज करना बहुत आसान है। 60 पेजेस की मैगजीन होती है, तो आप जो है आराम से 2 घंटे में आप पूरे वीडियोस देख सकते हैं और ऑलमोस्ट आपको आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, आप पूरी मैगजीन को रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए करंट अफेयर्स के लिए आपको इस मैगजीन को जरूर से रेफर करना चाहिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इस मैगजीन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जैसे ही पूरे वीडियोस कंप्लीट होंगे इस मैगजीन का पीडीएफ जो है वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप पीडीएफ फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप इसको जो है फिजिकल फॉर्म में खरीदें, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं मैगजीन को। आप फर्स्ट कवर पेज देखिए। यहाँ पर जो है हमारे लिए काफी गर्व का विषय है कि ये जो यहाँ पर आपको दिख रही है इनका नाम है गीतांजलि, और यहाँ पर जो दिख रहे हैं इनका नाम है डेजी। हिंदी का जो उपन्यास है उसको पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से जो है नवाजा गया है। तो वो उपन्यास इन्हीं गीतांजलि जी ने लिखा है। उस उपन्यास का नाम है रेत की समाधि। और उस उपन्यास को जो है ये जो महिला है डेजी जिनका नाम है, उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और दोनों को जो है यहाँ पर जो है इसमें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये भी हमारे लिए काफी कहते हैं गौरवान्वित करने करने का क्षण है कि भारत ने पहली बार थॉमस कप, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, थॉमस कप, उसको पहली बार जो है भारत ने जीता है। और किसको हरा करके जीता है? तो इंडोनेशिया की टीम को हरा करके भारत ने थॉमस कप को जीता है। तो बैडमिंटन में काफी भारतीय टीम अच्छा कर रही है। नीचे अगर हम देखेंगे लास्ट जो इसमें कवर पेज में फोटो है, ये जो महिला है इनका नाम है निखत जरीन। और इन्होंने जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो इस्तांबुल में हुई थी उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए किया है वुमेन्स कैटेगरी में। तो ये भी एक काफी अच्छी न्यूज है। इनको आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। अब हम चलते हैं हमारी मासिक घटनाओं के सार संग्रह पर। देखिए फ्रेंड्स, ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से डायरेक्टली जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हो सकता है इसमें से कई चीजें आपको आगे एनालिसिस में ना मिले, इसलिए इस पेज को जरूर से पढ़ें। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट न्यूज क्या है? तो फर्स्ट न्यूज ये है कि भारत ने जो है विश्व का पहला, देश का पहला नहीं, विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र जो है उसका लोकार्पण किया है। इसका लोकार्पण जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और कहाँ पर हुआ है? तो कलोल के अंदर हुआ है, और ये कलोल जो जगह है गुजरात में है। देखिए, जो यूरिया होता है ये किसी भी पेड़ की या किसी भी क्रॉप जो होता है उसको नाइट्रोजन देने का काम करता है। ठीक है, और भारत के अंदर यूरिया का जो उपयोग है वो सबसे अधिक है। पूरे विश्व में अगर देखें तो भारत में सबसे ज्यादा खपत जो है यूरिया की होती है, और इसीलिए हमको जो है यूरिया का आयात किए करना पड़ता है। तो अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो है शुरुआत की थी। तो वो जो किसानी है, एग्रीकल्चर है, उसमें भी जो है आत्मनिर्भर अभियान के तहत जो है कृषि तकनीकों को विकसित किया जा रहा है, ताकि आत्मनिर्भर हम हो सके उसके अंदर भी। क्योंकि हम यूरिया का अधिक से अधिक आयात करते हैं, तो उसके अंदर भी हम सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर हो सके। इसीलिए इस प्रकार के संयंत्र यानी कि जो संयंत्र अभी बनाया गया है इसकी स्थापना की गई है। इसकी स्थापना देखिए, एक संस्था है जो कि किसानों के हित के लिए कार्य करती है, इसका नाम है इफको। इफको का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो इफको का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये जो संस्था है ये किसानों के लिए जो है टेक्नोलॉजी हुई, यानी कि किसानी में जितने भी इनपुट्स लगते हैं, जैसे कि खाद लगती है, टेक्नोलॉजी लगती है, उन सब में जो है बेहतरी के लिए ये संस्था कार्य करती है। तो आपको ये याद रखना है कि यूरिया संयंत्र जो है विश्व का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर स्थापना की गई है? कलोल में। और दूसरी बात यह है कि एक चीज ध्यान रखें कि इसका फायदा क्या होगा। पहला फायदा तो ये है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, और दूसरा फायदा ये होगा कि जो हम कन्वेंशनल यूरिया यूज करते हैं उसमें जो है खपत बहुत ज़्यादा होती है, लागत भी ज़्यादा आती है। अगर हम लिक्विड यूरिया को यूज़ करेंगे तो उससे खपत कम आएगी, लागत कम आएगी, और जो आवश्यक नाइट्रोजन है वो कम मात्रा में देने जो है कम मात्रा में यूरिया देने पर ही प्लांट को जो है वो मिल पाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसके लिए हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में
यूनानी के क्षेत्र में, होम्योपैथी के क्षेत्र में, ट्रेडिशनल जो हमारी पारंपरिक मेडिसिन है उसके क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चढ़कर कार्य कर रहा है। अगर आपको याद हो तो पिछले मैगजीन में आपने पढ़ा था कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए WHO के साथ मिलकर के हमारे देश में एक सेंटर का जो है इसकी स्थापना की गई है, और वो भी गुजरात में, गुजरात के जामनगर में की गई थी। उसी प्रकार यहाँ पर आयुर्वेद का भी महासम्मेलन हुआ है, और ये 59वां महासम्मेलन था। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उज्जैन के, मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर जो है वो इसका उद्घाटन जो है वो, सॉरी, इसका सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया गया। तो ये याद रखने वाली बात है। फिर देखिए, एक व्यक्ति है जिनका, एक खिलाड़ी है जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था, उनका नाम है आर प्रज्ञानंद। पूरा नाम है इनका रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ठीक है, तो ये साउथ के हीरो नहीं है, चेस के प्लेयर हैं। तो ये जो है चेस के ग्रैंड मास्टर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है ये चाइना के डिंग लिरेन नाम के जो खिलाड़ी हैं उनसे जो है हार चुके हैं। और इन्होंने जो है द चेसेबल मास्टर्स टूर्नामेंट के अंदर जो है इनको पराजित किया है। चाइना के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इनको पराजित किया है। हालांकि इतना कोई नहीं पूछेगा, आप इतना ध्यान रखिएगा कि इस खिलाड़ी का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो चेस से इनका आर प्रज्ञानंद जो है इनका संबंध है। फिर देखिए, अभी जो है हमारे देश के भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनकी हत्या के दोषी रहे हैं AG पेरारीवलन। ठीक है, तो इनको जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभी रिहाई की गई है। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया? तो आर्टिकल 142 के तहत ये डिसीजन दिया है। अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 142 काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अगर आप देखें अयोध्या वाला जो केस था, मंदिर वाला जो केस था, उसके अंदर भी आर्टिकल 142 का यूज किया है। आर्टिकल 142 ये कहता है कि कंप्लीट जस्टिस यानी कि पूर्ण न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है संसदीय या फिर जो कार्यकारी जो शक्तियां हैं, या तो कार्यकारी शक्तियां या जिसको लेजिस्लेटिव पावर्स, दोनों शक्तियों का जो है वो प्रयोग कर सकता है। ठीक है, पूर्ण न्याय करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस के लिए वो इन चीजों का उपयोग जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करते हुए जो ये दोषी है उसको जो है वो रिहा किया है। फिर देखिए, हंसा एनजी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या है हंसा एनजी? आपको याद होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि जो भी कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेते हैं, ठीक है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेते हैं, CPL का लाइसेंस लेते हैं जो पायलट्स, उनको क्या होता है, कुछ घंटों की उड़ान जो है वो करनी होती है ट्रेनिंग के दौरान। तो उसमें जो है उस उड़ान के लिए एक एफिशिएंट जो है विमान तैयार किया गया। उस विमान का नाम है हंसा एनजी। ठीक है, ये इंजन रेलाइट है और इसमें जो है 2 सीट वाला एक प्रशिक्षण विमान है। तो आपसे पूछ लिया हंसा एनजी, हाल ही में खबरों में था, ये क्या है? तो एक प्रशिक्षण विमान है। ठीक है, फिर देखिए, अभी आप जानते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल जो है काफी तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर हमारे देश के एक शौनक सेन नाम के डायरेक्टर हैं, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री है। उसको जो है वहां पर गोल्डन आई अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड है? गोल्डन आई अवार्ड मिला है। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है ऑल दैट ब्रीथ्स। ऑल दैट ब्रीथ्स उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है, और जो डॉक्यूमेंट्री वाले प्रोड्यूसर है उनका नाम है शौनक सेन। और ये अवार्ड कहाँ पर मिला है उनको? कांस फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट आइए, एक खिलाड़ी का नाम है। नाम याद रखना है, खिलाड़ियों के नाम विशेष होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद नाम इंपॉर्टेंटली याद होने चाहिए। जो अटपटे नाम हो उनको तो खास करके याद रखिए, RS में भी काम आता है। अदर एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने देखा था पटवारी वाले एग्जाम्स में, जो है खिलाड़ी का नाम देकर के पूछ लिया था कि किससे इसका संबंध है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं, जहाँ खिलाड़ी का नाम है स्टार लगा लिया कीजिए, रख लिया कीजिए उसकी भाई कहाँ से जो है ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, खिलाड़ी हैं, और ये खिलाड़ी जो है भारतीय मुक्केबाज है। इनका नाम है लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, पीछे भी हमने एक बॉक्सर के बारे में पढ़ा था जिनका नाम था क्या? निखत जरीन। और ये दूसरी है जिनका नाम है लवलीना बोरगोहेन। ये जो है किस बात के लिए चर्चा में है? तो देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है, IBA है, वहां पर अभी इनको एथलीट समिति का जो निदेशक मंडल है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए गर्व का क्षण है कि जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग जो है संघ है, एसोसिएशन है, वहां पर इनको जो है अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के जैसलमेर के अंदर जो पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा है, उसके लिए अडानी जो समूह है, अडानी जो समूह है उसकी एक सहायक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड। उसने जो है वहां पर पवन सौर हाइब्रिड बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई है, और उसके लिए उसने 390 मेगावाट का जो है प्लांट स्थापित किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है वो एक पोर्टल के ऊपर है जिसका नाम है जन समर्थ पोर्टल। और ये पोर्टल देखिए राज्य सरकार का नहीं, केंद्र सरकार का है। इंपॉर्टेंटली बात ये है, ये किसका पोर्टल है? केंद्र सरकार का है। इसका काम क्या होगा कि भाई जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही है, जितनी भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की योजनाएं हैं, उसको एक ही पोर्टल पे जो है ये ला करके रखिएगा। ठीक है, ताकि लोगों को उसको समझने में आसानी रहे।
नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, आपने पिनाकी चंद्र घोष का नाम सुना होगा। पिनाकी चंद्र घोष यानी पीसी घोष कौन है? तो ये हमारे देश के पहले लोकपाल थे, ठीक है। और अभी इनका कार्यकाल जो है वो पूरा हुआ है। आपको याद होगा कि 2018 में आई थिंक इनकी नियुक्ति हुई थी। और अभी जो है इनके हटने के बाद में जो लोकपाल बने हैं, कार्यवाहक लोकपाल, उनका नाम है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखिए, लोकपाल जो है एक सांविधिक संस्था है। सांविधिक का मतलब कि संसद के अंदर एक एक्ट ला करके जो है इस संस्था का निर्माण किया गया था। आपको याद होगा कि अन्ना हजारे आंदोलन और ये सब जो है ये इसी लोकपाल से संबंधित था। तो जो आंदोलन था वो ये डिमांड कर रहा था कि भाई जो है आपको सेंटर लेवल पे तो लोकपाल होना चाहिए और स्टेट्स के लेवल पे लोकायुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए। ये एक तरीके से ऑम्बड्समैन है। ऑम्बड्समैन का अर्थ होता है कि भाई सर्विलेंस के लिए है, जिसपे जो है आप एक निगरानी तंत्र की तरह जो है ये कार्य करेगा। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए ताकि ये जो है सर्विलेंस अच्छे प्रकार से कर सके। और इसकी नियुक्ति को लेकर के भी देखिए काफी समस्याएं आई थी। तो एक पहला तो एक्ट बना था लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, ठीक है। इसके तहत तो लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की जानी थी। लेकिन उसके बाद में एक और एक्ट लेकर के आए, लोकपाल एंड लोकायुक्त अमेंडमेंट एक्ट 2016, जिसके तहत जो इसका अपॉइंटमेंट होता है, उसकी जो सेलेक्ट कमेटी होती है, उसका जो उस सेलेक्ट कमेटी के अंदर काफी बदलाव किए गए थे ताकि जो है इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो की जा सके। एक बात और काम की है कि जो भी लोकपाल होते हैं वो या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, इनमें से किसी को जो है वो लोकपाल बनाया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्णय दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई जीएसटी जो परिषद है, जीएसटी काउंसिल जो है, उसका कोई भी जो निर्देश है वो राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं होना चाहिए। कंपलसरी नहीं है कि भाई राज्य उसको माने ही माने, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि अभी जो है एक फॉसिल देखने में आया। फॉसिल होता है जीवाश्म, ठीक है। जो पुराने जो जीव होते हैं उनका कहीं पर भी जैसे कि हड्डी या फिर उनका खुद का ढांचा या कहीं किसी भी चट्टान पे या पत्थर पे अगर वो उसका इंप्रेशन पड़ा हुआ रहता है तो उसको फॉसिल कहते हैं। उससे हम जान पाते हैं कि भाई वो किस युग से बिलोंग करता है। तो एक फॉसिल मिला है किसी सांप का, उस सांप का नाम है मेड्सोइडे। मेड्सोइडे, ठीक है। कहाँ पे मिला है? तो ये लद्दाख के अंदर मिला है। तो हो सकता है कि पूछ ले आपसे कि हाल ही में चर्चा में रहा एक नाम है मेड्सोइडे, ये क्या है? तो एक जीवाश्म है। या फिर ये पूछ ले कि ये जीवाश्म है, इसकी खोज कहाँ पर की गई? तो ये लद्दाख में जो है इसको खोजा गया। फिर देखिए कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था के जो महानिदेशक हैं, जो कि पहले महानिदेशक थे जिनका नाम आप जानते होंगे, इनका नाम है टेड्रोस एडनॉम गेब्रियास, ठीक है। ये अफ्रीका के हैं और इनको इस बार दोबारा से जो है दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। तो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जामनगर गुजरात में भी अभी जो है इसकी स्थापना की थी भारत सरकार के साथ मिलकर के। और इसके जो हेड हैं, महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल है, उनका नाम है टेड्रोस एडनॉम गेब्रियास। और इनका कार्यकाल जो है वो दोबारा से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हमारे देश का पहला अमृत सरोवर जो है, अमृत सरोवर लाइक का क्या होता है कि वहाँ पर जैसे हाट बाजार वगैरह, मार्केट वगैरह जो है अच्छे से लग जाएंगे। और वहाँ पर जो है जैसे वो घाट होते हैं, गंगा के जो घाट होते हैं, वहाँ पर जो है इस प्रकार के जो है उनका भी अलग से जो है निर्माण किया जाता है ताकि वहाँ पर टूरिस्ट वगैरह से जो है आ सके, उसको एक अच्छा स्पॉट बनाया जाता है। तो देश का पहला जो अमृत सरोवर है वो आपका पटवई रामपुर उत्तर प्रदेश में जो है इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ इतनी कोई खास तो नहीं है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई जो है, इसने अभी जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों के अंदर जो है विकास करने के लिए काफ़ी एग्रीमेंट्स जो है भारत सरकार के साथ में किए हैं। तो इसलिए यूएई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अभी जो है यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के जो शासक थे, उनका निधन हो गया है। और इसका जो है इसके लिए शोक, हमारे भारत में भी शोक रखा गया था। तो उनका नाम क्या है? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहियान, ठीक है। काफी लंबा नाम है पर ध्यान रह जाएगा। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहियान इनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर देखिए ब्रिक्स के जो विदेश मंत्री हैं, उनकी जो है ब्रिक्स के जो विदेश मंत्री हैं, ब्रिक्स देशों के नाम आपको पता ही होंगे। ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है और चाइना है, और उसके अलावा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका रिसेंटली जो है इसके अंदर जो है वो एड ऑन हुआ है। देखिए, एक मैं बात आपको यहाँ पे और बता दूं, जब भी किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का नाम आता है, जैसे हमने पीछे WHO पढ़ा, अभी हम ब्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो इन पे भी आप स्टार लगाया कीजिए कि इनके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। और भारत जिसका सदस्य हो, जिस संस्था का, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली है कि आपको पता होना चाहिए उसकी मीटिंग कहाँ पर हो रही है, सत्र कहाँ पर बैठ रहा है, क्या उसमें बातें हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हमको पता होनी चाहिए, ठीक है।
तो देखिए ब्रिक्स के जो विदेश मंत्री हैं उनकी अभी बैठक हुई है और उसको आयोजित किया गया है चाइना के द्वारा। ठीक है। फिर देखिए कि फॉर्च्यून की एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई पूरे विश्व के अंदर ऐसा कौन से कंपनी का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जिसका पेमेंट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा भुगतान जिसको किया जाता है। तो नो डाउट उनका नाम है एलन मस्क। ठीक है, इनके बारे में सब जानते हैं। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन जिसको हम बोलते हैं FAO, क्या बोलते हैं? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसको कहते हैं वनों की स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, फॉरेस्ट के ऊपर ये रिपोर्ट निकालती है अपनी। और इस रिपोर्ट ने अभी कहा है कि 2015 से 2020 के दौरान प्रति वर्ष जो है 10 मिलियन हेक्टेयर वन जो है उनका वो जो है खत्म हो गए हैं। ठीक है, 10 मिलियन हेक्टेयर वन जो है वो नष्ट हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अंतर्राज्यीय परिषद जो है उसका पुनर्गठन किया गया है। और जो अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट काउंसिल। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं मेंस की तो आपको इसको आरएस की तैयारी कर रहे हैं मेंस की क्या होता है, आरएस की जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पढ़ना ही होगा, इंटर स्टेट काउंसिल। तो देखिए आर्टिकल 263 के तहत जो है इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाता है। और इसको सबसे पहले कहा गया था कि 1988 में जो सरकारीय कमीशन गठित किया गया था, सरकारीय कमीशन, उसने रिकमेंडेशन दी थी, उसने जो है सुझाव दिया था कि इस प्रकार की जो है अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो है उसका गठन किया जाना चाहिए, अंतर्राज्यीय परिषद का। ये इंटर स्टेट काउंसिल करती क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद करती क्या है? तो देखिए हमारे यहाँ पर जो संघवाद जो है उसको मजबूत करती है, राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बैठाती है, राज्य और केंद्र के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है उसको भी ये जो है इंक्रीज करती है, ये इसका कार्य होता है, ताकि कुछ मुद्दों पर जो है आम सहमति के साथ कार्य किया जा सके। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। और इसमें जो है देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं। और इसमें जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और 6 केंद्रीय मंत्री यानी कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है। और ऐसा यूटीज जहाँ पर के यूनियन टेरिटरी जहाँ पर के लेजिस्लेटिव असेंबली है, खुद की विधानसभा है, उनके मेंबर्स भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। फिर देखिए एक सुपर कंप्यूटर है जो कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत एनआईटी तिरुचिरापल्ली के द्वारा जो है उसको बनाया गया है। उसका नाम क्या है? तो परम पोरुल है। तो परम जहाँ पर भी आ जाता है तो परम एक तरीके से क्या है? सुपर कंप्यूटर है, तो ये ध्यान रही जाएगा आपको। फिर देखिए भारत एक बहुत बड़े कार्य के लिए जा रहा है। क्या बड़ा कार्य है? तो भारत का जो इसरो है वो जो है 2024 तक वीनस जो है, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, वहां पर जो है अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी कर रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट बात है इसरो के लिए, ध्यान रखिएगा। और मैं कहती हूँ कि आप एक पेज बना लीजिए जहां पर आप इसरो और दूसरा पेज बना लीजिए नासा, या फिर एक पेज में बीच में अंडरलाइन कर लीजिए और लिख दीजिए एक तरफ इसरो और दूसरी तरफ नासा। तो इसरो के जो मिशन है उनको एक तरफ लिख लीजिए, नासा के जो मिशन है जैसे आर्टेमिस मिशन हमने पढ़ा, ठीक है, और ये जो मिशन होते हैं इसरो वाले, उन नासा वाले, उन सबको जो है अलग अलग लिख लीजिए ताकि आपको जो है याद करने में काफी आसानी रहेगी। फिर देखिए रस्किन बॉन्ड जो है उन्होंने एक बुक लिखी है, हो सकता है ये बुक आपसे पूछ ले। बुक का नाम है लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर। ठीक है, तो पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे कि रस्किन बॉन्ड की किताब है। फिर देखिए भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच में अभी जो है एक युद्धाभ्यास किया गया है और उसका नाम है बोंगो सागर। क्या नाम है? बोंगो सागर। अब देखिए बोंगो सागर अगर नाम आ जाए तो आप वैसे भी श्रीलंका तो करेंगे नहीं उसमें, तो भारत और बांग्लादेश आप इजीली उसको बता सकते हैं। फिर देखिए भारत और अन्य किस देश ने हरित हाइड्रोजन कार्यबल बनाने पर संयुक्त रूप से जो है वो सहमति की है? हरित हाइड्रोजन का मतलब होता है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में दो देश आपस में कार्य करने के लिए तैयार हुए हैं, पहला है भारत और दूसरा है जर्मनी। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि भारत जो है अपनी हाइड्रोजन पॉलिसी जो है वो जारी कर चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। और भारत ने तो फ्लेक्स फ्यूल जो है, फ्लेक्सी फ्यूल जो होता है उसके लिए भी अपनी नीति जारी की है, उसको भी जो है उन्होंने आगे बढ़ाने का बात की है। उसके अलावा आप जानते हैं कि हम इथेनॉल जो है उसके जो कहते हैं उसको बायो इथेनॉल जो है उसके यूज पर भी हम काफी बल दे रहे हैं, यानी कि हम जो एक तरीके से जो ट्रेडिशनल हम फ्यूल यूज करते हैं उसका एक तरीके से हम जो है सब्स्टिट्यूट जो है वहां पर प्रोड्यूस करने के लिए देख रहे हैं। फिर देखिए एक है क्रिश्चियन बोर्ग पैलेस। ठीक है, ये कहाँ पर है? जहां पर भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन जो है उसका आयोजन किया गया है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन कौन से देश हैं जो कि नॉर्डिक देश कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से देश हैं जो कि नॉर्डिक देश जो है वो कहलाते हैं। एक चीज और आप कीजिएगा, यूट्यूब पे जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एक खुद का चैनल है उसमें आता है, तो उसका फॉलो कीजिएगा। उसमें बताते हैं कि भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है उनकी कहाँ कहाँ पर जो है
नई जो है वो यात्रा, विदेश यात्राएं वो कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि डेनमार्क, फिनलैंड की उन्होंने यात्रा की थी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में तो पहले ये बताएंगे कि नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं, ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से जो देश है नॉर्डिक में आते हैं। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो अब यहाँ पर पूछा गया कि क्रिश्चियनबर्ग पैलेस जो है ये कहाँ पर है। तो ये देखिए कोपेनहेगन, डेनमार्क के अंदर है। ठीक है। फिर देखिए भारत की ऐसी कौन सी महिला कैप्टन है जो कि कॉम्बैट पायलट के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली अधिकारी जो है वो बनी है। उनका नाम है कैप्टन अभिलाषा बराक। ठीक है। फिर देखिए कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसके अंदर इस बार भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो 150वां स्थान भारत को मिला है। काफी ही पुअर स्थिति है भारत की इसमें, यानी कि हमारे यहाँ की प्रेस को जो है वो स्वतंत्रता बहुत ही कम है। हमारे यहाँ की मीडिया जो है वो काफी ज्यादा जो है वो क्या कहें, प्रताड़ित तो कहेंगे नहीं, लेकिन काफी ज्यादा जो है वो दबाई गई है। फिर देखिए बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने देश के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट, ग्रेन बेस्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जो खाद्य के टुकड़े होते हैं, जैसे कि मक्का है उसके टुकड़े होते हैं, तो और चावल है उनके जो टुकड़े होते हैं, उनसे जो है इथेनॉल प्लांट जो है वो बनाया जाएगा। तो देश का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट है ये, और बिहार के पूर्णिया में जो है इसको स्थापित किया जाएगा। तो विश्व का पहला, देश का पहला, ऐसी चीजें तो हमेशा हमको याद रखनी ही चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, इसमें हमने फर्स्ट जो है चैप्टर्स को पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, और जल्दी ही हम इस मैगजीन को पूरा कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट।